नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं उनकी इस नई पुस्तक के लिए। मुंबई में रहते हुए मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर साहब की लगभग औसतन देखा जाए तो साल में एक भारी भरकम पुस्तक तो प्रकाशित हो ही रही है। ज़्यादा समय न लेते हुए इसी भूमिका से जोड़ते हुए मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि जब हर साल कुछ न कुछ प्रकाशन हो ही रहा है तो इस पर्टिकुलर ग्रंथ को आने में 31 वर्ष का समय आपने कैसे ले लिया? ये तो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं सबसे पहले राजकमल प्रकाशन समूह के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किताब उत्सव में उन्होंने इस ग्रंथ पर आपसे बातचीत करने का सुअवसर दिया। यहाँ पर उपस्थित रवि पठानिया जी, प्रख्यात कवित्री चित्रा देसाई जी, प्राचार्य वाईएन यज्ञ नारायण दुबे जी, हमारे विभाग के कई प्राध्यापक डॉक्टर सुनील वल्लवी जी, डॉक्टर हनुमंत धायगुड़े जी, डॉक्टर अंशु शुक्ला जी, यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार और विद्वान मित्र उपस्थित हैं। किसी ग्रंथ को लिखने में समय कितना लगता है यह अपने ऊपर नहीं होता है। विशेष करके जैसे तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के लेखन में 15-16 साल लगाया, तो बड़ा जब कोई बड़ी योजना के अंतर्गत आप कार्य कर रहे होते हैं तो समय तो लगता है। लेकिन इस बीच में मैंने केवल यही ग्रंथ नहीं लिखा। 31 साल में हमने 21 मौलिक पुस्तकें और भी आई हैं और 12 संपादित पुस्तकें आई हैं। तो समानांतर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। जैसे तुलसीदास भी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उस समय समानांतर कवितावली भी लिख रहे थे, गीतावली भी लिख रहे थे, दोहावली भी लिख रहे थे। तो एक साथ एक रचनाकार बहुत सारी रचनाओं को तैयार कर रहा होता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद पर लंबा समय इसलिए लगा कि प्रसाद की कविता को समझने के लिए बहुत एक गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए और एक विश्व संदृष्टि भी चाहिए कि उनका अपना विश्व को देखने का एक नज़रिया था। जब तक हम उस विश्व संदृष्टि को नहीं पकड़ेंगे तब तक प्रसाद को समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रसाद बहुश्रुत कवि हैं, बहुपठित कवि हैं। शैक्षणिक योग्यता उनके भले ही ज़्यादा नहीं थी, 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। चूँकि वह ईसा मसीह की प्रार्थना नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्या कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने से इनकार कर दिया और घर पर ही उन्होंने पूरी पढ़ाई की। तो यह व्यक्ति जो है वेदों को, उपनिषदों को, कालिदास को, भारवी को, भवभूति को, संपूर्ण भारतीय काव्य परंपरा को, इसके साथ ही वह होमर, वर्जिल और शेक्सपियर को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ गए थे। पश्चिम के स्वच्छंदतावादी कवियों को भी पढ़ गए थे। तो जो रचनाकार बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है और जो बिंबों और अलंकारों में सोचता है, जो मतलब सामान्य ढंग से सोचने वाला रचनाकार नहीं है, जो दर्शन विज्ञान को काव्य संपत्ति बना देता हो, ऐसी प्रतिभा रखने वाला कवि है। तो ऐसे कवि पर जब लिखना हो तो उसका समग्र मूल्यांकन, और वो केवल कवि नहीं है, विश्वस्तरीय कवि हैं। मैंने तो उन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा कवि सिद्ध किया है। हिंदी के सबसे बड़े नाटककार हैं। प्रेमचंद की टक्कर के कहानीकार और उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद ने 370 कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने 70 कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इनकी 70 में से 50 कहानियाँ क्लासिक रहेंगी। प्रेमचंद की 370 में से शायद 25 कहानियाँ भी मुश्किल से क्लासिक हो पाएंगी। तो ये दोनों के लेखन का अंतराल है। 2.5 उपन्यास हैं। फिर इन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा निबंध लिखे हैं और उसके अलावा आलोचनात्मक निबंध लिखे। बहुत बड़े इतिहासवेत्ता थे, पुरातत्वविद थे। तो कहने मतलब यह है कि ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र थे सब में प्रसाद की गति थी। इसलिए उनके समग्र मूल्यांकन के लिए यह जरूरी था कि ये सांस्कृतिक धैर्य के कवि हैं। जैसे धैर्य के साथ ये लिखते थे वैसे इनका मूल्यांकन भी उसी स्तर पर पहुंच करके किया जाए, इसलिए मैंने समय लगाया। जैसे अभी आपने इनके कई पक्षों का उल्लेख किया। जी जी। हर पक्ष में इनकी कलम चली है। जी जी। लगभग। जी जी। आपने अपनी पुस्तक में जितना मैं देख पाया हूँ, आपने 18 अध्याय लिए 18 प्रतिमान बनाए हैं। 18 प्रतिमान बनाए हैं। जैसे गीता में 18 18 अध्याय हैं। जी जी। ये
ये 17 नहीं हो सकते थे, 21 नहीं हो सकते थे? और दूसरी बात ये कि क्या इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर जो दूसरे कवि या लेखक हैं, महान कवि लेखक, हाँ, क्या उनका भी मूल्यांकन इसी तरह किया जा सकता है? और निश्चित रूप से जो प्रतिमान बनाए गए हैं सार्वभौम शाश्वत महत्व के प्रतिमान हैं, और विश्व की जो भी बड़ी प्रतिभाएं हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े कवि हैं, किसी का भी मूल्यांकन हम करना चाहें तो इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे मैंने जो पहला प्रतिमान रखा है वह रखा है कि इनका जो व्यक्तित्व है वह विकासमान है। यह व्यक्ति जब आरंभ में चित्राधार लिखता है तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही कवि एक दिन कामायनी लिखेगा। इसी प्रकार से जब वह सज्जन नामक पहला नाटक लिखते हैं तो वही ध्रुव स्वामिनी लिखेंगे, स्कंदगुप्त जैसा महाकाव्यात्मक नाटक लिखेंगे, कोई पहचान नहीं सकता था। जो व्यक्ति ग्राम कहानी 1910 में लिखता है वही व्यक्ति एक दिन आकाशदीप लिखेगा, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो इनका व्यक्तित्व तो लगातार विकासमान है, बहुआयामी है। इसी प्रकार से हमने जो इनकी नैसर्गिक प्रतिभा है वह किस ढंग से अंतर्दृष्टि और विश्व संदृष्टि संपन्न है उसकी चर्चा हमने की। किस प्रकार से अपने लेखन में सभ्यता विमर्श को लाते हैं, नए वैज्ञानिक अनुसंधानों का परिचय देते हैं, भारत में जो विरुद्धों का सामंजस्य है उस सामंजस्य को कैसे अपनी रचनाओं में साधते हैं। इसी प्रकार से चाहे नाटक का क्षेत्र हो, कहानी का हो, उपन्यास का हो, हर जगह एक उच्च स्तर पर पहुँचते हैं और हिंदी साहित्य को विश्वस्तरीय बनाने के उद्देश्य से लेखन कार्य आरंभ करते हैं। इस दृष्टि से मैंने उनको लिया और फिर इनकी रचनाएं, विशेष करके इनकी कहानियाँ और कामायनी को शिल्प का ताजमहल हमने कहा, क्योंकि क्लासिकी शिल्प जो है वह कैसे उदात्त हो सकता है, कैसे विश्वस्तरीय हो सकता है, वो प्रसाद के यहाँ आप देख सकते हैं। और इनको मैंने शताब्दी का श्रेष्ठतम महाकवि कहा है कि पूरे विश्व में आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, प्रसाद निराला, ये 4 बड़े कवि हैं 20वीं सदी में। टी.एस. इलियट को ले लीजिए, 5 कवि, तो उसमें हमने सबके साथ तुलना की। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसमें 108 गीतियाँ हैं, जबकि प्रसाद के नाटकों में 206 गीतियाँ हैं। और 206 गीतियाँ जो हैं वो 108 गीतियों पर भारी हैं, क्योंकि उनमें विविधता बहुत ज़्यादा है, विषयगत विविधता, संदेश, भारत बोध, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है। तो प्रसाद के यहाँ वैविध्य ज़्यादा है। राग परक रहस्य चेतना, ज्ञात के प्रति जिज्ञासा, दार्शनिकता जो है ये केंद्रीय भावबोध है गीतांजलि का, और वो प्रसाद की गीतियों में भी है। दोनों में संगीत तत्व तो अद्भुत है। प्रसाद इस अर्थ में आगे निकल जाते हैं कि इन्होंने ये वैदिक परंपरा के कवि हैं। जब कवि दृष्टि अतिक्रमित होती है तो ऋषि दृष्टि जो है उन्मीलित होती है। तो इन्होंने काव्य, छंद, विज्ञान, दर्शन, लय और जो कहते हैं कि संगीत, इन सब को वैदिक मंत्रों की तरह अपनी कविता में समन्वित कर दिया है, उसको समंजित कर दिया है, संश्लिष्ट कर दिया है, जिसके कारण जो वैदिक मंत्रों की शक्ति है वही कामायनी की पंक्तियों में आ जाती है। ये एक बड़े कवि, क्या हुआ विराट था हेम घोलता, नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज, विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पौमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। तो जब लिखते हैं तो लगेगा कि मतलब कोई वैदिक कवि लिख रहा है। तो ये जो है दूसरे कवि के पास नहीं है। इसी प्रकार से जिस ढंग से सभ्यता विमर्श करते हैं, संपूर्ण विश्व सभ्यता की समीक्षा करते हैं, वो टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड में भी संक्षेप में वो बात आई है, लेकिन वह एक लंबी कविता है। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड प्रसाद की प्रलय की छाया जो कविता है उसके बराबर रखी जा सकती है, लेकिन प्रसाद इसके बावजूद बहुत बड़े कवि होते हैं। तो जिस ढंग से इन्होंने आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों पर प्रखर काव्यात्मक आक्रमण किया है और अपने समय के तानाशाहों की खोज खबर ली है, क्योंकि जब कामायनी लिख रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध का संकट एकदम सर पर आ गया था, आसन्न संकट था। मुसोलिनी का उदय हो चुका था। मुसोलिनी ने कहा कि यूरोप का हर एक सिंहासन एक महान और पौरुषवान व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। उसके बाद हिटलर आता है। हिटलर मुसोलिनी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति बनी थी उस पर भी इनकी टिप्पणी है। आज के आप अपना जिनपिंग और इन पर पुतिन और किम जोंग को जोड़ सकते हैं। आज भी हम तृतीय विश्व युद्ध के आसन्न संकट से जूझ रहे हैं। छोटी सी गलती कभी भी तीसरा विश्व युद्ध करा सकती है। तो जो तानाशाह का लक्षण इन्होंने बताया कि निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा है सबसे,
सबसे विराग सब पर ममता। या जब कहते हैं कि भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। जो स्वयं भयभीत है वही सबको भयभीत कर रहा है। तो किम जोंग जो लगातार मिसाइल टेस्ट करके आसपास के देशों को डराता है, तो वही स्थिति है मतलब। तो ये जो सभ्यता समीक्षा है बहुत बड़े पैमाने पर, यह जब कहते हैं कि अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। पहले तो 4 ही वर्ण थे, अब तो हमने चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक हजारों वर्ण जो है पैदा कर दिए। फिर अनजान समस्याएं गढ़ती, रचती है अपनी ही विनष्टि। हम अनजानी समस्याएं गढ़ रहे हैं, अपना विनाश रच रहे हैं। फिर कहते हैं कि कोलाहल कलह अनंत चले। आधुनिक सभ्यता का यह केंद्रीय लक्षण है कि यहाँ कोलाहल है और कलह है। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हम मिले अनिच्छित दुखद खेद। आधुनिक मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा कर रहा है वो तो नहीं मिल रही है, उसके बदले अनचाहा दुख मिल रहा है। फिर जब ये अंतिम पंक्ति कहते हैं कि सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। सब कुछ आपके पास है, आधुनिक मनुष्य के पास, तो भी वह संतुष्ट नहीं है, मुकेश अंबानी को भी कम पड़ता है। तो मतलब ये जो स्थिति आ गई है, इसकी जो इन्होंने समीक्षा की है वह पूरे विश्व सभ्यता की समीक्षा है। इसी प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को भी अभिशप्त दिखाया है। इन्होंने देखा कि इनकी आंखों के सामने लोकतंत्र जब समाप्त होता है तो अधिनायक तंत्र या तानाशाही का उदय होता है। हम तानाशाही का हमारे पड़ोस में भी कई बार उदाहरण देख चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि हो शाप भरा तो प्रजातंत्र, तुम्हारा प्रजातंत्र मनु, जिस प्रजातंत्र की तुम स्थापना करने जा रहे हो वह अभिशप्त होगा। तो यानी इस ढंग से उन्होंने हर एक चीज़ को पकड़ा है। ये दृष्टि जो है किसी और कवि में 20वीं सदी के नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको शताब्दी का श्रेष्ठतम महाकवि सिद्ध किया है। डॉक्टर साहब, अभी जो आप जिस जो बात अभी कहते जा रहे थे एक के बाद एक, जी, यानी जो समाज की परिस्थितियां हैं उनको इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, यानी दर्शन, विज्ञान, छंद, ये सब समाहित करते हुए इन्होंने अपनी काव्य रचना की। जी। और दूसरी तरफ ज़्यादा समय नहीं बीता है। जी, जी। अगर देखा जाए तो कोई तुलसीदास या वाल्मीकि के पीरियड की थोड़ी ना है। सही बात। अभी यानी 60-70 वर्षों में ही, या आप ये कह लीजिए कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय ही बीता है प्रसाद जी को। और वो कला जो छांदस काव्य की है, जी, जी। वो लगभग विलुप्त हो गई है। जी, जी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? तो अध्यापन के कार्य में हैं, ये कारण क्या है कि अब ये तर्क दिया जाने लगा कि नहीं, छंदों में तो समाज की बात कही ही नहीं जा सकती है। अभी भी देखें, हम बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, एक भी छंदस काव्य का हमको नहीं लगता कि माहेश्वर जी ने कोई किताब रखी होगी। नहीं, देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने अंग्रेजी में मुक्त छंद की अवधारणा की घोषणा की। उन्होंने जो छंद में लिखी जाने वाली कविता थी, चूँकि उसमें शास्त्रीय नियमों का पालन करना कवियों के लिए अनिवार्य था, नव अभिजात्यवाद उसके पहले चल रहा था, और उसी के विरोध में वे कविता को मुक्त करते हैं। और कविता की मुक्ति का संबंध वे मनुष्य की मुक्ति से जोड़ते हैं। निराला वही बात जो है अपने यहाँ करते हैं। इन्होंने भी कविता की मुक्ति की बात कही, छंद से मुक्ति की बात करते हुए मनुष्य की मुक्ति से उसे जोड़ा। और लोगों ने ये समझा कि आधुनिक समाज की जो जटिलता है, वैज्ञानिक समाज की, वह मुक्त छंद में ही प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन निराला और प्रसाद दोनों ने ही मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। प्रसाद की भी लंबी कविताएं मुक्त छंद में ही हैं, लेकिन वहाँ एक लय है, वहाँ एक काव्य की जो लय होनी चाहिए जिसके कारण कवितापन बचा रहता है, तो वह कवितापन सुरक्षित है। बाद के कवियों ने क्या किया कि मुक्त छंद और छंद मुक्ति के नाम पर बहुत सारी उल जुलूल बातें कहनी शुरू कर दी। वक्तव्य जो है, और लोग बोलते हैं कि जिसकी टांग टूटी हो ऐसी पंक्तियां रखने लगे। तो कविता मतलब इतनी ज़्यादा अनर्गल होती गई कि वह अपने मूल कवितापन से या कवित्व से जो है दूर होती गई। तो जैसे जैसे कविता कवित्व से दूर होती गई, वैसे वैसे पाठक भी जो है धीरे धीरे कविता से दूर होता गया। कविताएं अगर पाठ्यक्रम में न पढ़ाई जाएं, जो मुक्त छंद की कविताएं हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई पाठक उसे पढ़ेगा। ये जो स्थिति आ गई है, इसलिए आप देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया में फिर नए आंदोलन चले। नवगीत का आंदोलन चला, वापस गज़लों का दौर जो है विकसित हो गया है, फिर से गीत लिखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं रचनाकारों को ये लग रहा है कि अगर हम पाठक से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें कविता
कविता के परंपरागत शास्त्रीय मानकों की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि संगीत है, छंद है, गेयता है, लय है, ये सब कविता के आधारभूत और सार्वभौम शाश्वत तत्व हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि दोनों प्रकार की कविताएं लिखी जानी चाहिए, लेकिन कविता का मूल स्वभाव जो है उसकी रक्षा भी की जानी चाहिए। अच्छा, आपने इसी पुस्तक में प्रसाद जी के जीवन जी जी जीवन और व्यक्तित्व के जी कई अनछुए पहलुओं को भी इसमें जिक्र किया है। जी जी पाठकों की श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि एक दो का उल्लेख आप करें जो लोगों को बहुत कम। देखिए प्रसाद जी, क्या होता है, अपने यहाँ कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो प्रसाद जी को जब अन्नप्राशन के समय 6 महीने बाद जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसके सामने कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं और उसी के आधार पर उसका भविष्य तय होता है कि क्या लेगा। तो इनके सामने खिलौने रख दिए गए, सोने चांदी के, चूँकि बड़े घर में पैदा हुए थे तो सामान रख दिए गए, और उसके साथ ही कलम रख दी गई। तो इस बच्चे ने कलम को जो है पकड़ लिया, लेकिन बाकी चीज़ें की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उसी दिन तय हो गया था कि ये बहुत बड़ा लेखक या कवि बनेगा। तो ये इनके जीवन का एक बड़ा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जब ये 9 साल के थे तब इनके पिता इनको लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं। इनकी माता भी थी, इनके बड़े भाई भी थे, और पहले बैजनाथ जाते हैं झारखंड में, वहाँ इनका मुंडन संस्कार होता है, वहीं से इनको झारखंडी नाम मिलता है। उसके बाद फिर इनको काशी में ही केदारनाथ क्षेत्र है, वहाँ पर भी इनका मुंडन होता है। फिर अयोध्या ले जाते हैं, फिर नैमिषारण्य ले जाते हैं, मथुरा के बाद चित्रकूट के बाद महाकालेश्वर से नासिक पंचवटी लाते हैं। इसके बाद वापस जाते वक्त जबलपुर से लोग, जहाँ से नर्मदा निकलती हैं, अमरकंटक जाना चाहते हैं। तो वहाँ एक मोरटक्का करके रियासत थी, जिसके राजा जब बनारस आते थे तो प्रसाद जी के घर पर ही ठहरते थे। जैसे उनको मालूम पड़ा कि देवी प्रसाद साहू के परिवार और वह यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अमरकंटक, नर्मदा को देखने के लिए, तो उनको लगा कि उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और लोकमान्य तिलक ने उसी समय कि भूखों के लिए आंदोलन चलाया था कि उनके लिए किस प्रकार से अनाज की व्यवस्था की जाए। और उस समय जलदस्युओं का वहाँ बड़ा प्रभाव था और पूरी नर्मदा जो है हिंसक पशुओं से आसपास किनारे जो हैं और जो जल जंतु उसमें मगरमच्छ वगैरह भी थे, भरी हुई थी। तो उनको लगा कि इनकी सुरक्षा के लिए जबड़े और नावें तैयार की जाएं, और उन्होंने 12 बंदूकची जो है उस नाव की सुरक्षा के लिए भी दिए। तो एक शाम को नदी के किनारे जब इनका जबड़ा रुका हुआ था तो चांदनी रात थी, इन्होंने खुद लिखा है कि टहकी हुई चांदनी थी, और ये ऊपर खड़े थे बजड़े के, और वहाँ देखते हैं कि एक बाघ जो है पानी पी रहा है। तो इन्होंने एक बंदूकचीज कहे, 9 साल के थे, 9 साल का बच्चा जो करता है, कि क्या तुम इसको मार सकते हो? तो बंदूकची ने कहा क्यों नहीं हुजूर, अभी मारता हूँ। तो उसने तुरंत गोली चला दी। जैसी गोली चलाई तो उसकी कार्बाइन जैसी बंदूक थी, इतना ज़्यादा आवाज़ हुई कि उस आवाज़ से वह स्वयं फिसल गया और नर्मदा में गिर पड़ा। उसको तैरने नहीं आता था और डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए जो है प्रसाद जी स्वयं कूद पड़े। इन्होंने खुद लिखा कि यह तो दुस्साहस ही था, क्योंकि अगर वह हमें पकड़ लेता तो हम भी जाते और वो भी जाता, लेकिन फिर दूसरे बंदूकची वगैरह कूद पड़े, सब लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसके बाद इनकी माँ ने जो है अपनी हंसुली से जो है इनके कलाई को बांध कर रखा, पूरी रात जो है बाहर निकलने नहीं दिया। तो यह मतलब इनके जीवन का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और दूसरी जो बातें इनके बारे में लोग नहीं जानते वह यह है कि इनका पूरा जीवन महाकाव्य की पीड़ा को समेटे हुए था। महाकवि वही हो सकता है जो बहुत बड़ी वेदना को लेकर चलता है। तो जैसे इनके जीवन में जितने भी इनके प्रिय लोग थे, सबका अंतिम संस्कार करना पड़ा। इनके पिता गए, इनकी माता गई, उसके बाद इनके बड़े भाई गए, इनकी प्रेमिका गई, फिर पहली पत्नी इनकी गई। दूसरी पत्नी इनकी जब मरती हैं तो एक बेटे को जन्म देती हैं, और 6 दिन बाद अपने यहाँ छठी मनाई जाती है। तो जिस दिन छठी का कार्यक्रम रखा गया था उसी दिन इनकी दूसरी पत्नी जो है गुजर गई। ये जैसे ही तैयारी कर रहे थे उनके अंतिम संस्कार की, तब तक वह बच्चा भी मर गया। तो उसके बाद दोनों का जब ये अंतिम संस्कार करके आए तो फिर इन्होंने यही एक वाक्य कहा अपने बारे में कि नियति ने मुझे मुर्दा फूंकवा बना दिया है, कि मतलब मैं लगातार मुर्दा फूंकने का कार्य कर रहा हूँ।
उसके बाद ये चुपके से घर छोड़कर चले गए और विंध्याचल में एक बहुत जंगलों के बीच में कोई सन्यासी थे, उनके यहाँ छिप करके रहने लगे और ये भी एक प्रकार से निवृत्ति मार्गी हो गए। वहीं प्रकृति के संसर्ग में इनकी ऋषि दृष्टि खुलती है। उसके बाद बहुत समय तक इनको ढूंढा गया, कुछ पता नहीं था, तो इनकी भाभी को किसी ने सूचना दी कि विंध्याचल में छिप करके रह रहे हैं। तो इनकी भाभी ने संदेश भिजवाया कि वह मरणासन्न हैं, उन अंतिम दर्शन के लिए वो उनको आ जाइए, वो देखना चाहती हैं आपको। तो उसके बाद ये छोड़कर आए। उसके बाद भाभी के आग्रह पर इन्होंने तीसरा विवाह किया, तब जाकर रत्न शंकर प्रसाद पैदा हुए, जो अभी 10-12 साल पहले गुजरे हैं। तो रत्न शंकर प्रसाद के फिर 4 बेटे हुए, अब लंबा परिवार हो गया। लेकिन इनकी तीसरी पत्नी भी इनके रहते हुए गुजर गई थी। और ये भी एक त्रासद स्थिति है कि जो सिद्धेश्वरी बाई जिसके पास जाकर शास्त्रीय संगीत सीखते थे, वह भी इनकी आंखों के सामने गुजर गई। तो इन्होंने जितने भी इनके प्रिय लोग थे सब इनको छोड़कर जाते रहे। तो ऐसे व्यक्ति को विश्व का सबसे बड़ा दुखवादी कवि होना चाहिए, लेकिन ये विश्व के एकमात्र आनंदवादी कवि हैं। तो मतलब इनके भीतर कितनी प्रतिभा थी कि अपने जीवन के सारे दुखों का अतिक्रमण करके उसको आनंद में परिवर्तित कर देते हैं। कामायनी में तो ये आनंदवाद नहीं दिखता है। नहीं, कामायनी आनंदवाद ही कामायनी का उद्देश्य है। कामायनी का समापन जो है आनंदवाद में हुआ है। आनंदवाद जो दर्शन है वो शैव दर्शन है, जो कश्मीर का प्रतिभिज्ञा दर्शन है, उसके इच्छा क्रिया ज्ञान का जो संतुलन है, वह संतुलन की स्थिति ही जो है आनंदवाद लाती है। और उसके लिए इन्होंने एक प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत दिया कि अगर हमारे मन में आंतरिक संगति है, आंतरिक संतुलन है, अगर हम अंतर जगत में संतुलित हैं, तभी हमारे बाह्य जीवन में संतुलन आएगा, तभी आनंद पैदा होगा। संतुलन, इच्छा क्रिया ज्ञान का संतुलन और सामरस्य ही जो है आनंद की उपलब्धि है। तो इस ढंग से इन्होंने दर्शन दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो आनंदवाद की उपलब्धि करता हो और जीवन भर दुखों का पहाड़ झेलता हो, तो दोनों के बीच में जो एक द्वंद्व है, उस द्वंद्व का अतिक्रमण करने के लिए एक विराट प्रतिभा चाहिए, वह इनके पास थी। अच्छा, नाटकों पर, प्रसाद जी के नाटकों पर विचार करते समय मैंने देखा है कि आप इनको साहित्यिक स्तर पर स्वाधीनता संग्राम लड़ने वाला जी जी एक शब्द उपयोग किया है जी आपने। जी। ये कैसे मानते? देखिए, उस समय नरम दल की अलग लड़ाई चल रही थी, गरम दल की अलग लड़ाई चल रही थी। ये गांधी जी के संपर्क में भी थे, गांधी जी से मिले भी थे। 1936 में गांधी जी जब भारत माता मंदिर का उद्घाटन करने के लिए काशी विद्यापीठ आए थे, तो इन्होंने उनको गीता की प्रति भेंट की थी और गांधी जी को जो कुछ मिलता था उसे वह नीलाम करके आज़ादी की लड़ाई में लगाते थे। लेकिन ये गांधी जी के समर्थक नहीं थे। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने एक सेवक जिसका नाम संतू था, उसकी देखरेख में अपनी गोदाम में छिपा रखा था। चंद्रशेखर आज़ाद को बाकायदा हथियार उपलब्ध कराने के लिए पैसा इन्होंने दिया था। तो बहुत सारी इन्होंने मदद की थी। तो ये किसी भी स्थिति में स्वाधीनता चाहते थे। इसलिए नाटकों के माध्यम से आप देखेंगे कि प्रसाद जी समानांतर स्वाधीनता संग्राम लड़ रहे हैं। उसमें अपने पात्रों के माध्यम से, अपने नायकों के माध्यम से, अपने कह सकते हैं कि चाणक्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे चरित्रों के माध्यम से इन्होंने जिस ढंग के क्लासिक चरित्रों की सृष्टि की है। अब इन्होंने चाणक्य के बारे में जो लिख दिया कि चाणक्य को ऐसा होना चाहिए, तो वही चाणक्य है। अब उसके अलावा कोई दूसरी छवि चाणक्य की बन नहीं सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा होना चाहिए, स्कंदगुप्त को ऐसा होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से इन्होंने जो उस समय के इतिहास की एक बहुत बड़ी विसंगति पर प्रहार किया, वह और किसी के बस की बात नहीं थी। इन्होंने एक और बड़ा काम किया। अभी तक बहुत सारा हमारे यहाँ चूँकि लोग पढ़ते कम हैं, तो इसलिए बहुत सारी गलत सूचनाएं चलती हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं कि बुद्ध की अहिंसा या गांधी की अहिंसा, तो इन्होंने पहली बार कहा कि ये सारे दर्शन जो है उपनिषद से आए हैं। बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध का कोई भी दर्शन मौलिक नहीं है, वह सारे दर्शन उपनिषदों से लिए गए हैं। दूसरी बात तो उन्होंने यह कही कि बौद्ध जो धर्म, बौद्धों का जो दुखवाद है, वह भारतीयों को निराशा में ले जाता है, निराशा के गर्त में ले जाता है और भारत के पराजय बोध का एक बड़ा कारक बनता है। भारत जो भविष्य में पराजित होता है, गुलाम बनता है, तो उसमें कहीं न कहीं बौद्ध दर्शन की बड़ी भूमिका है। इन्होंने इरावती उपन्यास में इस प्रसंग को उठाया है। इनका कहना है कि जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत ग्रंथ हैं, और जो शैव दर्शन है, ये तीनों प्रवृत्ति मार्गी हैं।
तीनों जो हैं कहीं न कहीं जीवन से जोड़ते हैं, जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव भरते हैं। जीवन और जगत जीने के लिए है, बेहतर बनने और बनाने के लिए है, मनुष्यता का उन्नयन करने के लिए है, व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए है। ये बात जो है ये अपने दर्शन के माध्यम से, आनंदवाद के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं और बौद्धों की निराशा से, उसके दुखवाद से भारतीय समाज को बचाने का उपक्रम करते हैं। तो यह जो है इनका एक बहुत बड़ा कार्य है दार्शनिक धरातल पर, जिसको सही संदर्भ में देखने की जरूरत है। कहानियों की आलोचना करते समय जी जी प्रसाद जी की आप कहते हैं कि प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताजमहल है। जी जी वो कैसे है, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। देखिए, प्रसाद कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से पहले आते हैं, लेकिन हुआ क्या कि प्रेमचंद 1915 में प्रेमचंद की पहली हिंदी में कहानी आती है, बड़े घर की बेटी, आप सब जानते हैं। उसके पहले हिंदी में उनकी कोई कहानी नहीं थी। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम जो है इंदु पत्रिका में 1910 में छप जाती है और 1912 में प्रसाद का पहला संकलन 18 कहानियों का छाया जो है छप जाता है। प्रेमचंद की कहानी पहली तब आती है जब प्रसाद की 20 कहानियाँ पाठकों के बीच पहुंच चुकी थी। तो प्रसाद की कहानियों का जी जी कौन बड़ा था? प्रेमचंद बड़े थे। तो अपने यहाँ क्या है कि उम्र की वर्षता चलती है, तो इसलिए प्रेमचंद को पहले दिखाया जाता है। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि अगर कोई लेखन में पहले आ रहा है तो लेखन के अनुसार भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो मैंने अपनी पुस्तक में जो है प्रसाद जी को प्रेमचंद के पहले रखा है कहानी में, क्योंकि ये पहले आते हैं और हिंदी कहानी को आकार देने में उसने कहा था 1915 में आती है, तब तक इनकी 18 कहानियाँ जो हैं अस्तित्व में आ चुकी थी। तो इस दृष्टि से देखा है। दूसरी बात, मैंने इनकी कहानियाँ कैसे प्रेमचंद को प्रभावित करती हैं, आज तक इस पर किसी ने नहीं लिखा होगा। छोटा जादूगर का प्रभाव ईदगाह पर है, विराम चिन्ह का प्रभाव ठाकुर का कुआं पर है, मधुआ का प्रभाव कैसे कफन पर है, वो मैंने दिखाया है। यहाँ तक कि मैंने सप्रमाण लिखा है कि तितली उपन्यास में वह सारी समस्याएं बीज रूप में आई हैं जो गोदान में महाकाव्यात्मक विन्यास प्राप्त करती हैं। गोदान में जिन समस्याओं को प्रेमचंद बहुत विराट रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको अगर संक्षेप में पढ़ना हो, उसको बीज रूप में पढ़ना हो, तो आप तितली उपन्यास में पढ़ लीजिए। वहाँ वो सारी पात्र हैं, सारी कहानियाँ हैं, सारी समस्याएं हैं, सारी जटिलताएं हैं। वहाँ कोलकाता या कलकत्ता आप कह सकते हैं, उसी को प्रेमचंद ने लखनऊ पहुँचा दिया है, लेकिन वो प्रवृत्तियाँ वो सारी मौजूद हैं। तो इस दृष्टि से भी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। जब शिल्प की बात आती है तो प्रसाद जो है क्लासिकी शिल्प के लेखक हैं। ये कहीं भी चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या निबंध भी हो, हमेशा कसावट रखते हैं, शब्दों का अत्यंत सटीक निवेश करते हैं। एक भी शब्द जो है बेकार नहीं जाना चाहिए। प्रेमचंद के यहाँ भूसा भरती बहुत मिलेगी, लेकिन इनके यहाँ भूसा भरती कहीं नहीं मिलेगी। इनकी कहानियाँ नाटकीय ढंग से आरंभ होती हैं, नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाएंगी। उसका जो दृश्य विधान है वो लगेगा कि जैसे कोई भव्य प्रासाद है। तो इस दृश्य से इनकी कहानियाँ जो हैं, चाहे वो कल्पनात्मक छवियों से ओतप्रोत होने के कारण हो, चाहे उनका सृजनात्मक विन्यास हो, चाहे इनका जो भाषिक कौशल है, और विशेष करके जो इनकी कहानियाँ बिंबों में लिखी गई हैं, चित्रों में लिखी गई हैं, इस कारण से वो शिल्प का ताजमहल है। कहानी ही नहीं है, बल्कि सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को भी शिल्प का ताजमहल कहा था। तो कहीं न कहीं इनकी, मैंने तो प्रलय की छाया को भी शिल्प का ताजमहल कहा है। विद्यानिवास में से प्रलय की छाया को कामायनी से श्रेष्ठ रचना मानते थे, लेकिन उनके मानने का कारण वो सुल्तान था, उनके मानने का कारण शिल्प का ताजमहल नहीं था। क्या कारण है जब इतना आप यानी कहानियों के मामले में, शिल्प के मामले में आप प्रेमचंद से आगे बता रहे हैं जयशंकर जी को, फिर भी उपन्यास और कहानियों में लोकप्रियता के मामले में प्रेमचंद फिर कैसे आगे निकल जाते हैं? वो ये जो जिसको आपने कहा कि उसमें भड़तूपना बहुत है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जो सहजता है प्रेमचंद की वो उनको आगे निकाल देती है जयशंकर से? नहीं, देखिए, लोकप्रियता अलग मानक होता है। लोकप्रियता के आधार पर मतलब जो साहित्यिक श्रेष्ठता होती है वो अलग होती है। साहित्यिक श्रेष्ठता में साहित्यिक प्रतिमान कार्य करते हैं। प्रेमचंद सहज और सरल भाषा में लिखते हैं। प्रेमचंद उन्हीं प्रश्नों को उठाते थे जो उस समय समाज में चल रहे थे। नंदुलारे वाजपेयी ने उन पर आरोप ही लगाया था कि जो आंदोलन आज चल रहा है, जो कुछ आज के अखबार में छपा है, 5 दिन बाद प्रेमचंद की कहानी में आप पढ़ सकते हैं।
मतलब इसलिए उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रेमचंद हिंदी के सबसे कम मौलिक कथाकार हैं। वो जो कुछ चल रहा है वहीं से सब इकट्ठा करके पत्र पत्रिकाओं में छपा है, वह कहानियाँ लिखते थे, ऐसा उन्होंने नंदुलारे वाजपेयी ने आरोप लगाया था। तो प्रेमचंद की लोकप्रियता का कारण ये था कि वे उस समय के जो राजनीतिक सामाजिक संदर्भ थे, समस्याएं थी, जो कुछ चल रहा था उस पर कहानियाँ लिखते हैं। सहज और सरल भाषा में लिखते हैं, उर्दू मिश्रित हिंदी में लिखते हैं, हिंदुस्तानी जिसको आप कहते हैं। तो उससे हिंदू मुसलमान दोनों पाठक उनसे जुड़ते हैं और वह मुसलमानों पर भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं। प्रसाद भी लिखते हैं, लेकिन प्रसाद के लिखने का ढंग अलग है और देखने का ढंग अलग है। प्रसाद भारतीय ज्ञान परंपरा को कभी नहीं छोड़ते, इनको कोई विदेशी विचारधारा नियंत्रित नहीं कर पाती है। लेकिन वह प्रेमचंद पूरी तरह से गांधी जी से प्रभावित थे और वह गांधी जी के अंतर्गत ही उनकी सोच का जो दायरा था वह भी विकसित हुआ था। तो इसलिए प्रेमचंद गांधी की तरह लोकप्रिय थे। लेकिन प्रसाद जो है लोकप्रिय इसलिए नहीं थे कि प्रसाद को पढ़ने और समझने के लिए भी एक, मैंने जो कहा, जो अंतर्दृष्टि चाहिए, जो विश्व संदृष्टि चाहिए, जो एक गहरी समझ चाहिए, जो व्यापक अध्ययन चाहिए। और जो व्यक्ति बिंबों में लिख रहा हो, जब तक आप उन बिंबों को विश्लेषित करने की क्षमता नहीं रखेंगे तब तक उनको पकड़ नहीं पाएंगे। जब तक वह भारत बोध और राष्ट्रबोध आपके अंदर नहीं होगा तब तक नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब टिकने वाली बात आएगी, जब हम कहते हैं कि कोई रचना कैसे क्लासिक होती है, तो प्रसाद जी ने ही क्लासिक रचना का एक प्रतिमान बता दिया है। उन्होंने कहा कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। तो जिस रचना में जितना बल होगा उतने दिन टिकेगी, क्योंकि काल जितना क्रूर है उतना ही न्यायी भी है। काल के कंधे पर सवार होकर चलने की शक्ति जिस रचना में होती है वही कालजयी होती है, बाकी सब काल के गाल में समा जाती हैं। कालिदास के समय 12,000 कवि थे, हम किसी का नाम नहीं जानते। तो ऐसे आज भी 12,82,000 रचनाकार हैं पूरे विश्व में हिंदी की, जिनकी पुस्तकें छप चुकी हैं, लेकिन 12 का नाम बताना पड़ जाए तो हम संकट में पड़ जाते हैं। तो ये स्थिति रहती है। चलिए, चलते चलते अंतिम प्रश्न है कि प्रसाद साहित्य की आज आप क्या प्रासंगिकता मानते हैं? प्रसाद आज और प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो सभ्यता की समीक्षा की है और विशेष करके उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कामायनी वैश्वीकरण के दौर का महाकाव्य है, उसमें बहुत सारे ऐसे संदर्भ और ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो लगेगा आज का है। जैसे अभी आपने देखा होगा, पिछले महीने एक सर्वेक्षण आया था कि भारत में 100 परिवारों के पास इस देश की 76% प्रॉपर्टी है, बाकी सारे लोगों के पास सब मिला करके है। तो अगर 100 परिवारों के पास 76% प्रॉपर्टी है, तो इस पर सबसे पहले टिप्पणी प्रसाद ने की। श्रद्धा मन से कहती है कि अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो सबको सुखी बनाओ जो भारत का आधारभूत दर्शन है, इसी के माध्यम से हम विश्व शांति और विश्व कल्याण की बात कर सकते हैं, विश्व मंगल की बात कर सकते हैं। आज जैसे सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है, तो इन्होंने पहली बार कामायन में कहा कि देवताओं ने जो प्रकृति का मनमाना दोहन किया, उसकी प्रतिक्रिया में प्रकृति जो है प्रतिक्रिया करती है, और उसका जो उग्र और तामसी रूप है वही प्रलय है। तो आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, वह उस संकट पर पहली बार वैज्ञानिक ढंग से अगर कोई कभी विचार करता है तो वह प्रसाद जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, विशेष करके सभ्यता समीक्षा को लेकर के, जो आज और ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप इसी तरह से अछूते विषयों पर अपनी कलम चलाते रहें और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहें।